हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ गाइस वेंजू फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, ड्रैगन विल पर्ल। चलिए उसे शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ गाइस। एक्चुअली मेरे फ़ोन की मेमोरी जो थी ना, ये इतनी सारी यूट्यूब की वीडियोस बना बना कर इतनी भर गई थी कि कल मैंने अपने फ़ोन को पूरा अच्छे से हर चीज़ डिलीट कर दी। उसके बावजूद पता नहीं कैसे मेरी एडिट की भी सारी वीडियोस डिलीट हो गई। मैंने उन्हें फिर भी बचा के रखा हुआ था। और उसके बाद जो सबसे बुरा ये हुआ कि अब मुझे एक एक करके सारी वीडियोस अगेन पूरी वीडियो बनानी पड़ रही है। पहले ये होता था कि मैं ऑडियो जो है अपनी रिकॉर्ड करके उसमें एडिट करके काम कर देती थी। आज मुझे एक एक पिक्चर सेलेक्ट करके हर चीज़ करके मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, और इसलिए आज मैं थोड़ी मेरी अपडेट जो है वो लेट हो रही है। तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। वन कशिंग को अभी भी काफ़ी इंजरी थी। एक्चुअली उसकी इंजरी जो थी ना, उसका जो घाव था वो अभी सूखा नहीं था, तो इसलिए ये लोग प्रिकॉशन लेते थे। उसे ना ज़्यादा आने जाने देते थे, ना ज़्यादा चलने देते थे। बस वो वॉशरूम के लिए ही जाया करता था जब भी उठता था। उसमें ज़ोज़ू उसकी हेल्प किया करता था। और ऐसे ही बहुत दिन हो चुके होते हैं। आज ज़ोज़ू का 17वां बर्थडे होता है, यानी कि 70th बर्थडे होता है, और वो लोग जो है उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो वो आज वन कशिंग के साथ पहली बार उसे अपने कंधे पे हाथ रखवा कर बाहर घुमाने के लिए लेके जाता है। और वो दोनों वो जो नदी थी उसके पास आ जाते हैं जहाँ पे अक्सर वो वाइट स्नेक आया करता था। वो दोनों वहाँ पे एक स्टोन का पत्थर पड़ा होता है, उसके पास जाकर बैठते हैं। वो वनकशिंग को सहारा दे के वहाँ बैठाता है और उससे कहता है आज का दिन कितना खूबसूरत है ना। वनकशिंग उसे जन्मदिन की मुबारकबाद देता है और कहता है हाँ, आई विश मेरी टांग बहुत अच्छी होती तो मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर रहा होता। तो ज़ोज़ू कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे नहीं पता मेरे बर्थडे और मेरे पास कितना टाइम है जीने के लिए, लेकिन मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। वन कशिंग कहता है बकवास मत करो, ये कैसी बातें करते रहते हो तुम भी गोशियांग की तरह हो गए हो। वो भी पागल सी कल कुछ बोल रही थी, तभी पीछे से गोशियांग आती है और वो कहती है पता है आज जो है खाने में अलग तरह की गोल्ड फिश बनी है और बहुत सारी चीज़ें। सोना गली अलग अलग प्लेनेट से टेस्टी फूड लेके आई है। वो ह्यूमन रिल्म से भी तांगुलू लेके आई है, जो कि काफ़ी टेस्टी होता है खाने में। और आज हम बहुत सारी डिशेस खाने वाले हैं। आज टोफू भी बना है और किमची भी। वो बहुत सारी डिशेस के नाम लेती है, और ये नाम सुनते ही वन कशिंग को तो जैसे भूख लगाई थी। और वो ज़ोज़ू से कहता है क्या वाइन भी बनी है? तो ज़ोज़ू कहता है तुम्हें दर्द है ना वाइन वगैरह का, तो तुम नाम ही मत लो, तुम्हें इस चीज़ का नाम भी नहीं लेना चाहिए। तो वन कशिंग कहता है ज़ोज़ू को ओ मुझे पेन है थोड़ा सा, तो तुम मुझे वाइन पीने के लिए दे सकते हो ना। तो आंखें दिखाते हुए ज़ोज़ू कहता है नो। तो वन कशिंग कहता है पाउट बनाते हुए तुम तो बिल्कुल भी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते, तुम तो कितने निर्दयी हो ज़ोज़ू कहता है तुमने अपनी हालत नहीं देखी क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा फिर? वन कशिंग कहता है ओ कम ऑन, दारू पीने से आज दिन तक कब किसको हुआ है, और ये तो वैसे भी वाइन है, वो भी लाइट वेटेड। प्लीज़ मेरे दर्द को थोड़ा सा तो रहम दो, मुझे थोड़ा सा तो एंजॉय करने दो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ कूद फान नहीं सकता, वरना पता है आज हम स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहे होते। तो जोशु से कहता है तुम अंतर ध्यान तो करते हो ना बैठ के? तो वन कशिंग कहता है हाँ मैं वो करता हूँ, बट तुम्हें पता है मैं अपनी लेग्स को जो है आसन में लाकर नहीं बैठ सकता, तो मैं इसलिए नॉर्मल तरीके से ही बैठ के अपनी चीज़ें परफॉर्म करता हूँ। आई होप तुम माइंड नहीं करोगे। ज़ोज़ू उसके माथे पे छोटे से ऐसे चाटा सा मारते हुए कहता है तुम पागल हो क्या? मैं क्यों माइंड करूँगा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टास्क पे जाएँ, और मुझे वो पता है वो मायावी नगरी है। तो हमारा वन कशिंग कहता है तुम्हें पता है मैं किस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ? जब हम 18 साल के हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग घूमने जा सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जब माँ बाप भी आ जाएंगे ना, तो मैं उन्हें तुमसे मिलाऊंगा, मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करके तुम्हें अपना सोलमेट बनाकर ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी जो हमारी प्यारी सी क्यूट सी गुशियांग होती है वहाँ आती है। गुशियांग भी एक एडल्ट गर्ल में, टीन गर्ल में बदल रही थी। तो वो वहाँ आती है और कहती है आपको पता है मैंने और ज़ोज़ू ने भी कल तैरने की जो है एक यहाँ पर प्रतिक्रिया रखी थी, प्रोग्राम रखा था, और उसमें मैं जीत गई। और वो ताली मारते हुए अब खुशी जाहिर करती है। तो वन कशिंग कहता है इसमें नई बात क्या है, तुम एक मर्मेड हो, ऑब्वियस सी बात है तुम ही जीतोगी। ज़ोज़ू कोई मर्मेड नहीं है। वैसे ज़ोज़ू क्या तुमने
ढूंढना चाहा कि आखिर तुम्हारी आइडेंटिटी है क्या। तो ज़ोउ ज़िशु कहता है शायद हो सकता है मैं कोई ह्यूमन हूँ, या फिर मेरी आइडेंटिटी ही ना हो, मैं कोई वंडर वुमन की तरह हूँ, या फिर मैं कोई सुपरमैन जैसी आइडेंटिटी हो। तो वो हंसने लगता है वन कशिंग और कहता है बकवास मत करो, और ये सब कैसे अजीबोगरीब से नाम ले रहे हो तुम, प्लीज़। चलो जो भी है, तुम्हें जब भी तुम्हारी आइडेंटिटी का रियलाइजेशन होगा तुम्हें पता चल ही जाएगा। ज़ोउ ज़िशु कहता है बस हमें अभी फ़िलहाल अपने इन काम पे फोकस करना चाहिए। वन किशिंग कहता है तुम्हारा सजेशन तो बुरा नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत सारी चीज़ें खाने वाला हूँ। वो लोग टेबल पे जाते हैं जहाँ सोनागली ने बहुत सारी चीज़ें सजाई होती हैं। वहीं उनके सामने एक छोटी सी सेरेमनी भी रखी होती है जिसमें स्कॉर्पियो किंग हमारी लियो चंचाओ को जो है वो उसके साथ सगाई कर लेता है उसे रिंग पहनाकर, और वो भी हमारे प्यारे स्कॉर्पियो किंग को एक रिंग पहनाती है और हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ जुड़ने की वादा ले लेती है। ये देख के वन कशिंग, ज़ोउ ज़िशु, गुशियांग और हमारी सोनागली बहुत खुश होती हैं कि लियो चंचाओ ने अपनी लाइफ का बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है। वहाँ पर बीस्ट की दुनिया से भी कुछ बड़े लोग आए होते हैं। ये बीस्ट अपनी अपनी दुनिया में वापस जा रहे होते हैं, लेकिन वो लोग सोनागली को कुछ उपहार में देते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी बोलते हैं जो कि आगे चल के शायद सोनागली के या फिर किसी के भी काम आ सकें। सोनागली बहुत खुश होती हैं, वो लोग उससे बो लेते हैं और खाना खाने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। ज़ोउ ज़िशु, वन कशिंग तो अपनी किमची और अपनी प्यारी सी टोफू को एंजॉय कर रहे होते हैं। वो लोग वहाँ पर सूप भी पीते हैं और उसके बाद जो है अपने अपने काम पे लग जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं। वन कशिंग और को ज़ोउ ज़िशु को अब जो है वन कशिंग की तबीयत ठीक होने लगी थी। ज़ोउ ज़िशु उसे कहता है कि तुम्हें 1 महीना मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। दोनों के दोनों स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करते हैं। वन कशिंग और ज़ोउ ज़िशु जब अपनी अपनी तलवारों से लड़ना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है धरती अंबर हर चीज़ काँप रहा हो, क्योंकि उनकी तलवारबाजी एक से एक भड़कर थी और एक भी हार मानने को तैयार नहीं था। ज़ोउ ज़िशु कहता है जो भी ज़रा सा भी थका वो हार जाएगा। वन कशिंग कहता है डन, और दोनों इतनी ब्रूटल तरीके से लड़ते हैं ना, वो लड़ते लड़ते ऐसा कोई जगह ना हो जिस पे उन्होंने नुकसान नहीं किया हो। सोनागली उन पे चिल्लाती है रुक जाओ, लेकिन वो कहते हैं आप इसे कहिए। ज़ोउ ज़िशु कहता है वन कशिंग को कहिए, वन कशिंग कहता है ज़ोउ ज़िशु को कहिए, मैं नहीं रुकने वाला। लेकिन उन दोनों की लड़ाई से बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी थी। वन कशिंग तो मनमोची था, लेकिन ज़ोउ ज़िशु वहाँ पे रुक जाता है और कहता है ठीक है मैं हार गया, फाइन। तो वन कशिंग कहता है ये तो चीटिंग हुई, तुम सिर्फ सोनागली के लिए हारे हो, तुम गुरुजी के लिए हारे हो, तुम कैसे हार सकते हो, तुम इडियट हो एक नंबर के, मुझे देखना था कि हम दोनों में से स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है। ज़ोउ ज़िशु कहता है अगर हम यहीं लड़ लड़ के सब कुछ तबाह कर देंगे तो हम बाकी दुनिया में कैसे जाएंगे, और हमारी एनर्जी हमें यहाँ खर्च नहीं करनी चाहिए, वो भी एक छोटी सी शर्त को लेके। तो वो लोग अपनी गुरु माँ यानी कि सोनागली के पास आते हैं और उससे आगे के द्वार को खोलने की परमिशन लेते हैं। सोनागली कहती है जब तुम यहाँ से उस द्वार के लिए निकलोगे तो याद रखना 6 महीने का वक्त बीत चुका होगा, और यहाँ से वहाँ जाने में और वहाँ से यहाँ आने में लगभग 1 साल का तुम्हारा वक्त बीत चुका होगा। जैसे तुम वहाँ जाओगे अब से 6 महीने बीत गए होंगे। एक तरह से वन कशिंग जो है वो 18 साल का हो चुका होगा। ये सुनते ही वन कशिंग कहता है कि हर दुनिया में जो ये टाइम है, ये समय है, वो अलग अलग है। तो सोनागली कहती है हाँ, क्योंकि तुम किसी प्लैनेट पे नहीं अलग गैलेक्सी में जा रहे हो, और हर गैलेक्सी का अपना एक अलग समय है, अपने एक अलग नियम है और अपना एक अलग तजुर्बा है। तो तुम जब वहाँ जाओगे तो तुम्हारा तजुर्बा जो होगा वो अलग होगा, और तुम्हें जो सृष्टि में ये जो नगीने मिलेंगे या फिर ये जो शक्तियाँ मिलेंगी वो अलग होगी। तो वन कशिंग कहता है ये मायावी दुनिया है, लेकिन हमें शक्ति कैसे मिलेगी। वो कहती हैं तुम्हें मायावी दुनिया से हटकर एक रियलिटी भी दिख रही होगी, तुम्हें बस उस रियलिटी को चूज़ करना है और उसके पीछे जाना है, फिर तुम्हें एक पेड़ के नीचे वो शक्ति मिलेगी जो गड़ी हुई होगी, बस तुम्हें वहाँ से वो शक्ति लेके आनी है। वन कशिंग और ज़ोउ ज़िशु जो है वो सिर हिला के हमें भर देते हैं, और वन कशिंग और ज़ोउ ज़िशु उस समय के चक्र में एंटर हो जाते हैं जो कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया का द्वार खोलता है। वो जैसे ही एंटर होते हैं वो पाते हैं कि उनकी जो बॉडी है ना वो 6 मंथ और ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। वो जैसे ही एक मायावी दुनिया में पहुंचते हैं, वो मायावी दुनिया बहुत ही खूबसूरत फूलों से भरी होती है, बहुत ही अच्छी लग रही होती है। तभी ज़ोउ ज़िशु और वन कशिंग के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। अचानक से वो सारी दुनिया
काली जगह में बदलती है जहाँ आग ही आग लग रही हो, और वन कशिंग को दिखाई देता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं बचाओ हमें, बचाओ हमें। वन कशिंग जो है वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाता और वो ड्रैगन फॉर्म में आकर लोगों को मारने काटने लगता है। तभी ज़ाओ ज़िशु कहता है ये सब मायावी है, वो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं, छोड़ो। वन कशिंग अपने ऊपर कंट्रोल रखो। लेकिन तभी वहाँ पर ज़ाओ ज़िशु को अपनी माँ नज़र आती है जो कि उसे कह रही होती है तुम्हें हमारी हिफाजत करनी होगी, तुम्हें हमारी हिफाजत करनी होगी। वो ये लाइन बार बार बोल रही होती है। ज़ाओ ज़िशु को डर होता है कि उसकी पता नहीं क्या आइडेंटिटी है, अगर वो रिवील हो गई तो ना जाने वन कशिंग उसके साथ रहेगा या नहीं रहेगा। वो अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखता है। उसे जाने से पहले सोनागली ने एक चीज़ दी होती है, एक बहुत बड़ी मणि से बना हुआ एक दवाई दी होती है जो उसे यहाँ आने के बाद कुछ घंटों तक खानी थी ताकि वो अपने दिमाग पे नियंत्रण कर सके। वो उस छोटी सी दवाई, उस मणि को अपनी जीभ पे रख लेता है और गटक जाता है। जब तक वो दवाई उसकी बॉडी में रहेगी तब तक वो सिर्फ 4 घंटे के लिए उसके माइंड को सुन कर देगी ताकि उसे कुछ भी अपनी रियल चीज़ें लोगों के सामने लाने की ज़रूरत ना हो। वो ये चीज़ करता है और वन कशिंग को कंट्रोल में लाता है। तभी वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आदमी आता है और वो उनसे मदद मांगने के लिए उन्हें कहीं चलने के लिए कहता है। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होता है, कपड़े फटे हुए, पैरों में से खून आ रहा हुआ, और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी मर ही जाएगा। वो ज़ाओ ज़िशु और वन कशिंग से कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से पार ले जा सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे अपनी ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी देनी होगी। वन कशिंग जो है वो ज़ाओ ज़िशु की तरफ देखता है। ज़ाओ ज़िशु जो है इशारे में उसे मना करता है कि ये कोई चाल हो सकती है। वन कशिंग उस आदमी को हामी भर देता है, लेकिन वो चौकन्ने रहते हैं। वो देखते हैं वो बुढ़ा आदमी जो है उन्हें अजीबोगरीब दुनिया से लेके जा रहा होता है जहाँ पे सब कुछ अंधेरा, काला, घना, जहाँ पर शेर, न जाने कितने कितने जानवरों की आवाज़ आती है। एक्चुअली में वो ऐसी जगह से उन्हें लेके जा रहा था जहाँ पर जाकर वो लोग डर जाएं। लेकिन ज़ाओ ज़िशु को पता है ये दुनिया काल्पनिक दुनिया है, लेकिन यहाँ पे एक सच्चाई की भी दुनिया है जो कि बहुत खूबसूरत है। सोनागली ने उसे बताया होता है कि इस प्लेनेट पे ना तो कोई इंसान है, ना ही कोई देवता है, और ना ही कोई जानवर है, तो उन्हें खतरे की कोई ज़रूरत नहीं। बस वो लोग मायावी चीज़ें क्रिएट करते हैं ताकि लोग इमोशंस में बहकर अपने दिमाग पे कंट्रोल ना रखें, और उसके बाद वो जो हैं अपने टास्क को कभी कर ही नहीं पाते क्योंकि उनके इमोशंस उन्हें यहाँ पर इस चीज़ में उलझा के रखते हैं और वो सदियों तक यहीं उलझे ही मर जाते हैं। इस प्लेनेट पे सिर्फ एक इंसान का राज था जो कि इस मायावी दुनिया का राजा था। उसने ही ये सारे जाल क्रिएट किए हुए थे। वो बहुत ही बुद्धिमान राजा था, लेकिन उसकी बुद्धिमान वो इतना ज़्यादा था कि उसे अपनी चीज़ों पे घमंड होता है, और इसलिए उसे श्राप मिला हुआ था कि वो जो भी करना चाहेगा, वो जो भी दिमाग लगाना चाहेगा, वो कभी लगा नहीं पाएगा। वो इसलिए इस मायावी दुनिया में कैद होकर रह जाता है और उसका दिमाग इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डम होता है। इस बुड्ढे को जो हमारा ज़ाओ ज़िशु और वन कशिंग होते हैं वो सस्पिशियस नज़रों से देख रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता ये कौन है, इसकी क्या आइडेंटिटी है, लेकिन वो हर टाइम चौकन्ने रहते हैं। वो बुड्ढा जो है उन्हें एक जगह लेके जाता है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ ही पेड़ होते हैं और लाल कलर के फूल चमक रहे होते हैं। वो उन्हें कहता है कि तुम लोगों को मुझे अपनी उम्र देनी होगी, तुम लोगों को अपनी अपनी उम्र का कुछ हिस्सा मेरी बॉडी में डालना होगा। तो ज़ाओ ज़िशु उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तो वो ज़ाओ ज़िशु को पकड़ के एक मंत्रित रस्सी से बांध देता है, और ये देखते ही वन कशिंग का गुस्सा सातवें आसमान पे होता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे अपनी उम्र का कुछ हिस्सा नहीं दिया तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। वन कशिंग जो है वो गुस्से में आ जाता है और वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में आकर उस आदमी पे बर्फ़ बरसाने लगता है और उस आदमी को एक जगह बर्फ़ में जमा देता है। जैसे ही वो उस आदमी को एक जगह बर्फ़ में जमाता है तो वो आदमी उस बर्फ़ में से निकल के दूसरी जगह आके खड़ा हो जाता है और हंसने लग जाता है। तभी ज़ाओ ज़िशु कहता है ये सिर्फ एक माया जाल है, तुम इसकी ड्रामे को छोड़ो, तुम असली दुनिया को महसूस करो, तुम असली दुनिया को फील करो। तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि ये पेड़ उस पेड़ से ज़रूर लिंक्ड होंगे जहाँ तक हमें जाना है। ज़ाओ ज़िशु आंखें बंद करता है और अंतर ध्यान लगाता है, और हमारा वन कशिंग भी आंखें बंद करता है और अंतर ध्यान लगाता है। वन कशिंग अपने जो है एक बेल्ट निकालता है और उससे एक ऐसी समन करके धरती, अंबर, गॉड
और अर्थ पानी वायु को एक ऐसी स्ट्राइक लगाता है जो स्ट्राइक जाके सीधा उस पेड़ से लगती है और उन्हें पता चल जाता है कि वो पेड़ किस डायरेक्शन में है। वो पेड़ जिस डायरेक्शन में होता है वो लोग उस बुड्ढे को वहाँ पर फ्रीज़ होने के लिए छोड़कर उधर जाने लगते हैं। वो आदमी जैसे ही वनकशिंग और को पता चलता है कि वो पेड़ कहाँ है, वो आदमी उन लोगों को रोकने की बहुत प्रैक्टिस करता है, लेकिन ज़ाओ ज़िशु और वनकशिंग उस पर धड़ाधड़ वार कर देते हैं। और फिर वनकशिंग अपनी एक शक्ति को समन करके उस आदमी को बांध देता है। वहाँ पर वनकशिंग जाता है, उस पेड़ को ढूंढ लेता है और उस पेड़ के नीचे से वो उस शक्ति को, उस दिव्य शक्ति को निकालते हैं। ज़ाओ ज़िशु फटाफट से उस शक्ति को वनकशिंग की बॉडी में डाल देता है और इससे वनकशिंग जो है वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। बस अब उन लोगों को वहाँ से निकलना था। जैसे ही वो शक्ति वनकशिंग की बॉडी में आ जाती है और वो बुढ़ा आदमी भी अचानक से अपना रूप बदल लेता है। वो बुढ़ा आदमी एकदम से हैंडसम मैन बन जाता है। वो हैंडसम मैन बहुत अलग दिख रहा होता है। तभी ज़ाओ ज़िशु पूछता है, तुम कौन हो? वो कहता है, मेरी जो शक्ति थी, मुझे अपनी शक्ति पे बहुत एक टाइम पे घमंड होता था, इसलिए मुझे श्राप मिला था और मैं इस मायावी दुनिया में कैद होकर रह गया था। ये मायावी दुनिया एक टाइम पे मैंने ही बनाई थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे जो श्राप दिया उससे मैं कुरूप बुढ़ा इंसान बन गया था, इसलिए मैं यहाँ पे सदियों से कैद हो गया था, लेकिन मुझे बचाने का शुक्रिया। तो ज़ाओ ज़िशु और वनकशिंग कहते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम अपनी दुनिया के लिए जा रहे हैं। तब वो आदमी कहता है, मेरा नाम काओ वेनिंग है, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कितनी देर, मेरा नाम चाओ वेनिंग है और मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कितने टाइम से हूँ, प्लीज़ मुझे भी साथ ले चलिए। मैं यहाँ पर क्या करूँगा? ये एक मायावी दुनिया है, ये मेरी दुनिया नहीं है, मुझे यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे घमंड के चलते मुझे यहाँ रखा गया था, लेकिन अब मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करिए। ज़ाओ ज़िशु और वनकशिंग को डाउट होता है, लेकिन वो लोग उसे फिर भी वहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो जानते थे वहाँ पर जो इंसान रहेगा वो मर जाएगा। वो उस मायावी जाल के अंदर इतनी बुरी तरह से फंस जाएगा कि वो वहाँ पर रहते रहते कितने साल भी निकाल ले, वो वहाँ पर फंस के मर ही जाएगा आखिर। तो ज़ाओ ज़िशु और वेनिंग उस इंसान को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार होते हैं। पहले ज़ाओ ज़िशु मंत्र फूंक के उस पर जाँचता है कि वो कोई गलत इंसान तो नहीं। फिर वनकशिंग उसका इंस्पेक्शन बहुत अच्छे तरीके से करता है और उसके बाद वो चाओ वेनिंग को अपने साथ ले जाते हैं अपनी मर्मेड वाली दुनिया में। जैसे ही काओ वेनिंग इतनी प्यारी दुनिया में आता है, वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, मुझे आज़ाद कराने के लिए शुक्रिया। वनकशिंग को इस वक्त बहुत ही अजीब सा फील हो रहा होता है। वो खून की उल्टी कर देता है, क्योंकि अभी अभी उसने बहुत गहरी शक्ति अपने अंदर समाई थी। जैसे वो खून की उल्टी करता है, उसके मुंह से एक पर्ची निकलती है। उस पर्ची में लिखा होता है कि तुम्हारा जो अगला टास्क है वो कहाँ है। गाइस, मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वेंजो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।